गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं, पार्टनरशिप के लेक्चर नंबर 2। तो चलो बच्चे एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो बच्चे सबसे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर the profits and loss of a business carried on by all or any one of them acting for all। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन समझी थी। फिर बच्चे हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप हमने समझे थे। ठीक है, फीचर्स पार्टनरशिप के क्या होते हैं, 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच में कोई एक एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे और उनको समझा था बहुत डिटेल में। ठीक है, फिर हम लोग आए थे राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स में। ठीक है, राइट्स क्या क्या थे। एक तो राइट था कि डिस अलाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, नया पार्टनर तब तक हम लोग एडमिट नहीं कर सकते हैं जब तक सारे के सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट ना दे दें। ठीक है, फिर हमने एक पढ़ा था कि राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और बच्चे हमने क्या क्या राइट्स पढ़े थे कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो राइट क्या होता है, हमें अपने बिजनेस के लिए काम करना है, हमें उसके कंडक्ट के लिए काम करना है। तो ये हमारा क्या था, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फिर बच्चे हमने पढ़ा था कि जो हमें प्रॉफिट शेयर करने हैं वो किस में शेयर करने हैं, एग्रीड रेशियो में शेयर करने हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक राइट होता है। ठीक है, और बच्चे हमने एक और पढ़ा था कि टू रिटायर फ्रॉम द फर्म भी हमारा क्या होता है, एक राइट होता है पार्टनर का। बच्चे फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने समझा था कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम लोग कहाँ लेकर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मेट भी डिस्कस कर रखा था। ठीक है, तो बच्चे क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, फीचर्स, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। फिर हमने बच्चे फॉर्मेट डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी, पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो हमने समझी थी। और बच्चे एक हम लोगों ने क्वेश्चन करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, समझी थी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बस मैं आज लास्ट क्लास को आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पार्टनरशिप डीड को आज मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो सर आपने लास्ट क्लास में ही क्यों नहीं पूरा करा दिया था। बच्चे मेरे को पता होता है कि आप एक क्लास में कितना एब्जॉर्ब कर पाओगे, कितना आप समझ पाओगे, आपका माइंड है वो एक क्लास में कितना इनहेल कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्टनरशिप डीड को बस उतना ही समझाया था, कंटेंट समझाया था। आज मैं पार्टनरशिप को डीड को और आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें कुछ कंटेंट्स दे रखे होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में कुछ कंटेंट्स दे रखे होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना बच्चे, हमारे पार्टनर्स जो होते हैं, हमारे पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं, या फिर जो हमारे पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और पार्टनरशिप डीड को देखते ही नहीं है। तो बच्चे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं। हो सकता है हमारे फर्म में एक अकाउंटेंट हो। ठीक है, हमारे फर्म में एक अकाउंटेंट हो, वो आता हो भैया बढ़िया दिन सुबह आया और थोड़ी सी जो जनरल एंट्रीज थी पास करी और बच्चे फाइनल अकाउंट्स बना दिया और प्रॉफिट्स अपने हिसाब से उसने बांट दिए। ठीक है, उसको पता ही नहीं था कि फर्म में पार्टनरशिप डीड भी चल रही है। ठीक है, फर्म में पार्टनरशिप डीड चल रही है और उसने पार्टनरशिप डीड को इग्नोर करके प्रॉफिट्स बांट दिए। ठीक है, तो ऐसी कभी सिचुएशन आती है। ठीक है, हो सकता है पार्टनरशिप डीड किसी चीज पे साइलेंट है। तो बच्चे पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी या फिर किसी भी पॉइंट में साइलेंट है, तब हमें क्या करना होगा। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में जो दे रखा है वो तो सही है, और जो चीज नहीं दे रखी है और उससे रिलेटेड कोई चीज आ जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए। देखो, पार्टनरशिप डीड को सबसे पहले एक चीज तो हमें मालूम होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड को अगर मैंने बना रखा है तो प्लीज उसको रजिस्टर भी कराना होता है। ठीक है, हमें रजिस्टर भी कराना होता है, तभी हमारी फर्म क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। पार्टनरशिप डीड जब तक हम लोग सबमिट नहीं करेंगे जहां पे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, तब तक हम लोग रजिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड सबमिट कर दी है, ठीक है, सबमिट कर दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकता है। अगर हमारी फर्म रजिस्टर नहीं है
तो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल सूट नहीं फाइल कर सकते इन केस अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है। ठीक है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। फिर बच्चे क्या हुआ कि हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड का कोई क्लॉज साइलेंट रह गया। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का कोई क्लॉज साइलेंट रह गया, या फिर पार्टनरशिप डीड अगर हम बनाना भूल जाते हैं तब उन सिचुएशंस में हमें कैसे क्या एक्ट करना है वो हमें सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताता है। तो बच्चे मेरे साथ लिखना, एज पर सेक्शन 13 of the Indian Partnership Act, as per section 13 of the Indian Partnership Act 1932, Indian Partnership Act 1932, if there is no partnership deed, if there is no partnership deed among the partners or partnership deed is silent, then following provisions shall be applicable. तो बच्चे इन केस हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती। ठीक है, अगर फर्म में हमारे पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड किसी एक पॉइंट को लेके साइलेंट है, ठीक है, और उसका मेरे को ट्रीटमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा वो मैं लिखता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बच्चे जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, फिर बच्चे दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नो इंटरेस्ट on capital shall be allowed to partners. No interest on capital shall be allowed to partners. तो पार्टनर्स को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। फिर बच्चे हम लोग लिख सकते हैं नो इंटरेस्ट on drawings shall be charged from the partners. No interest on drawings shall be charged from the partners. तो बच्चे हम लोग पार्टनर से किसी भी तरीके की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे अगर मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। फिर बच्चे मैं लिख सकता हूं क्या, no salary bonus commission shall be allowed to partners. No salary, bonus, commission shall be allowed to partners. तो बच्चे किसी भी तरीके की सैलरी, किसी भी तरीके का बोनस, किसी भी तरीके का कमीशन पार्टनर्स को अलाउ नहीं करा जाएगा अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, साइलेंट है। ठीक है, फिर बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन shall be provided to the partners at the rate of 6% per annum. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन shall be provided to the partners at the rate of 6% per annum.
तो बच्चे अगर मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या फिर मेरी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, नहीं बनी होती है, मतलब एब्सेंट होती है, पार्टनरशिप डीड अगर फर्म में नहीं बनी होती है, तो बच्चे कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। वो प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करा जाएगा, किसी भी तरीके की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करी जाएगी पार्टनर से। मोर ओवर सैलरी, बोनस और कमीशन भी किसी तरीके का अलाउ नहीं करा जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है। और अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को, तो बच्चे पार्टनर्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा वो क्या होगा? 6% पर एनम का होगा, ठीक है। अगर बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में कम दे रखा है या ज्यादा दे रखा है तो वो फॉलो होगा। देखो, सबसे पहले बच्चे हमें चेक करना है कि पार्टनरशिप डीड फर्म में बनी है कि नहीं बनी है। अगर पार्टनरशिप डीड फर्म में बन रखी है तो बच्चे जो पार्टनरशिप डीड में दे रखा होगा वही हमें फॉलो करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट बच्चे अगर मेरे फर्म में पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी है या फिर पार्टनरशिप डीड इन सब पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में साइलेंट है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सेक्शन 13 जो है हमारा, सेक्शन 13 जो दे रखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो अपने आप इन लाइट आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपने आप वो आगे बढ़ के आएगा और हमें क्या करेगा? इन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इन प्रोविजंस को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो बच्चे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके में 1 नंबर क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए और इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए, या फिर ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी आपसे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C are partners in a firm. They do not have a partnership deed. At the end of the first year of the commencement of the firm, they have faced the following problems. तो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो बच्चे क्या दे रखा हुआ है? ए पॉइंट, ए वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ए वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होना चाहिए, ए कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होना चाहिए, बट बी और सी मना कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि बी वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। तो बी कहता है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलना चाहिए बट ए और सी दोनों चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं। सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री, ठीक है। तो सी कहता है कि जो फर्म में उन्होंने लोन दे रखा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिलना चाहिए। फिर बच्चे जो डी पॉइंट दे रखा है कि ए एंड बी having contributed larger amount of capital desire that the profit should be divided in the ratio of capital contribution but C does not agree. State how you will settle these disputes if the partners approach you for purpose. तो बच्चे क्वेश्चन हमसे कहता है कि आप इस डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करोगे अगर पार्टनरशिप डीड फर्म में नहीं बनी हुई है। तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने हमें सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया, तो बस सर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे रुको मेरे साथ साथ चलो, ठीक है, मेरे साथ साथ चलो और थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, मेरे साथ साथ चलो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे, सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन 2, ठीक है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2। तो बच्चे ए पॉइंट क्या दे रखा हुआ है कि ए वांट्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एज पर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no interest on capital shall be provided if the
if the partnership deed is silent, ठीक है, if the partnership deed is silent और if the partnership deed has not been made, ठीक है। तो बच्चे ये तो हो गया मेरा ए पार्ट का सॉल्यूशन। फिर बच्चे बी पार्ट मेरे से क्या कहता है, बी पार्ट मेरे से क्या कहता है कि बी वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। तो बच्चे बी की मांग क्या सुनी जाएगी, नहीं। तो बच्चे हमारा जो सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, नो सैलरी shall be paid to the partners, ठीक है, नो सैलरी shall be paid to the partners। तो पार्टनर्स को किसी भी तरीके की सैलरी पे नहीं करनी होगी। तो बच्चे किसी भी तरीके की सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर बच्चे जो सी पॉइंट दे रखा हुआ है कि सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। तो बच्चे सी क्या कहता है कि जो उन्होंने लोन दे रखा है फर्म में वो 10% पर एनम इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। बट बच्चे हमने क्या कर रखा है, पार्टनरशिप डीड पढ़ रखा है, सॉरी हमने क्या कर रखा है, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रखा है। उसमें क्या दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन shall be provided at the rate of 6% पर एनम, ठीक है। हमने क्या पढ़ रखी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 13 पढ़ रखा है, ठीक है। फिर बच्चे डी पॉइंट क्या दे रखा है कि ए एंड बी having contributed larger amount of capital desire that the profits should be divided in the ratio of their capital contribution but C does not agree। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will be equal इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चे ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो चलो बच्चे और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। तो जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹10 lakh and ₹5 lakh respectively. They do not have a partnership deed. Jaspal wants that the profits of the firm should be shared in their capital ratio. Rosie convinced Jaspal that profits should be shared equally. Explain how Rosie would have convinced Jaspal for sharing the profits equally, ठीक है। तो रोजी ने जसपाल को कैसे कन्विंस करा कि हम लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करें, वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। तो रोजी ने जसपाल को क्या बताया होगा कि जो हमारा सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या कहता है, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोगों को अपना जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करना होगा, इक्वल शेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोजी का क्लेम है वो बिल्कुल सही है करके, ठीक है। जो रोजी का क्लेम है वो बिल्कुल सही है और जो जसपाल कहना चाहते हैं कि हमें अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में बांटना चाहिए, वो क्लेम बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 13 अप्लाई होगा और प्रॉफिट्स को हम लोग कैसे शेयर करेंगे, इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चे ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो बच्चे और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे जो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हमें इसकी नीड समझनी है कि इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनरशिप की डीड में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, ये जो मेरा पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप का जो ये बिजनेस चल रहा है इसमें बच्चे 2 पार्टनर्स हैं, एक है ए एक है बी, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं, एक है ए और एक है बी। बच्चे ए ने जो पैसा कंट्रीब्यूट करा, लेट्स टेक बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करा, ए ने इन्वेस्ट करा है 10 लाख रुपीस और बच्चे जो मेरा बी है, बी ने इन्वेस्ट कर रखा है लेट्स टेक 5 लाख रुपीस, ठीक है। 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो बच्चे
ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1 है। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, जब हमारा ईयर एंड आएगा, ठीक है, ईयर एंड आया और बच्चे मेरा प्रॉफिट जो अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, लेट्स टेक 5 लाख रुपीज अर्न हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ए और बी का शेयर कितना बनेगा, 2,50,000 रुपीज इक्वली, मतलब 2,50,000 रुपीज ईच। दोनों लोग घर कितना लेके जा रहे हैं, 2,50,000 रुपए घर लेकर जा रहे हैं। फिर जब घर पहुंचे तो घर पहुंचे मिस्टर ए और बी अपना अपना प्रॉफिट लेकर। तो बच्चे मिस्टर ए की वाइफ जो थी, मिस्टर ए की वाइफ बोलती है मिस्टर ए से कि आपने फर्म में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, आपने 10 लाख रुपीस फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है और आप प्रॉफिट लेकर आए 2,50,000 रुपीज। ठीक है, और जो बी हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 5 लाख रुपीस और वो भी प्रॉफिट कितना लेकर जा रहे हैं, 2,50,000 रुपीज लेकर जा रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपने 10 लाख रुपीस फर्म में क्यों इन्वेस्ट कर रखा है? आप भी 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट तो आपको इक्वली मिल रहा है। वो बी ने पैसे भी कम इन्वेस्ट कर रखे हैं और प्रॉफिट्स भी इक्वली लेकर जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे ए के दिमाग पे बत्ती जली। इन्होंने क्या करा, एक मेंटोस खाई और इनके दिमाग में एक बत्ती जली कि भाई मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बच्चे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये नेक्स्ट डे आए और ये बी के साथ यहाँ पे एक टेबल रखी थी, बी के साथ यहाँ पे बैठ गया। तो ये बैठे हुए हैं हमारे और ये मिस्टर बी है। ठीक है, तो ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ए यहाँ पे बोलते हैं कि यार बी एक बात बताओ मेरे को कि मैं 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा हूं, आप 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो और प्रॉफिट्स दोनों लोग इक्वली घर लेकर जा रहे हैं। तो भाई मैं क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करूं फर्म में? मेरे को क्या ऐसा मोटिव मिल रहा है, क्या मेरे को एक ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है कि बच्चे मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूं? तो बी कहते हैं यार बात तो तुम्हारी भी सही है कि तुम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें प्रॉफिट्स भी इक्वल मिल रहा है। तो बी ने बोला क्यों ना हम लोग एक क्लॉज लेकर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, तो बच्चे जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा फर्म में वो ज्यादा लेकर जाए। ठीक है, अगर जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चे हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पे फिक्स कर दिया। ठीक है, 8% पे फिक्स कर दिया। तो बच्चे ए की कैपिटल ज्यादा है तो बच्चे ए को इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 80,000 रुपीज। और बच्चे बी की कैपिटल कम है तो बच्चे बी का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 50,000 रुपीज। तो बच्चे ये क्या होगा, दोनों के लिए एक जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि बच्चे ए ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है तो बच्चे ए को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी कैपिटल पे और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो बच्चे ए के लिए एक मोटिवेशन होगा कि वो अगर और इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और बी के लिए क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का लॉस होगा, अगर वो कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज लेकर आया गया, जिससे कि क्या हो, पार्टनर्स की कैपिटल जस्टिफाइड हो जाए। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाए, जस्टिफाइड हो जाए। इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज लेकर आए। इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्लॉज को कहां पे लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो चलो बच्चे मेरे साथ हम नोट डाउन करो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always calculated on opening capital. Interest on capital is always calculated on opening capital if nothing is given in the question. If nothing is given इन द क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट करा जाता है अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर बच्चे एक और पॉइंट मेरे साथ नोट करना आप लोग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड in proportion of time if any relevant
information is given in the question if any relevant information is given in the question। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम करते हैं। सर इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ बच्चे? इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो बच्चे मेरे को इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर मैंने कोई कैपिटल अक्टूबर में इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, और जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो बच्चे अक्टूबर से लेके मार्च तक मेरे को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा जितनी भी मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कब करते हैं? इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम करते हैं, ठीक है। सर अभी भी हमें चीज थोड़ी सी समझ में नहीं, अभी बच्चे अभी हम लोग सब एग्जांपल्स करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो दो चीज पहले मेरे साथ मार्क कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, और बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो बच्चे और लिखो मेरे साथ और लिखिए। तो whenever opening capital is missing, whenever opening capital is missing, then we have to calculate opening capital, then we have to calculate opening capital by using the given formula, तो बच्चे मेरे साथ फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। सर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है? अभी बच्चे हम लोग उसमें भी आएंगे, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कुछ होता है, बस अभी आप समझ लो कि कुछ ऐसा कुछ होता है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब हम लोग अभी इस पे आएंगे इसके बाद तब हम लोग उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि हम लोग कैपिटल जो होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, वो दो मेथड्स में मेंटेन करते हैं, ठीक है। दो मेथड्स में मेंटेन करते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। तो चलो बच्चे मेरे साथ नोट करो। तो बच्चे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखा हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हुआ है, तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाएंगे ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हुआ है, मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। और बच्चे मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो बच्चे मेरे को क्लोजिंग से ओपनिंग आना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे वो मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हुआ है और क्लोजिंग कैपिटल में अगर मैं ड्राइंग्स ऐड कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? ओपनिंग कैपिटल के लिए बढ़ लाऊंगा। बच्चे जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हैं, मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, उसमें हम लोग प्रॉफिट्स ऐड करते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, तब हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलता था। तो बच्चे तब हम लोग क्या कर रहे थे? ड्राइंग्स लेस कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? बैक कैलकुलेशन करनी है, तो मेरे को ड्राइंग्स क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? ड्राइंग्स को ऐड करा। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। बच्चे विथड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ? मैं अपने फर्म से कैपिटल लेकर जा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? अपने फर्म से कैपिटल लेकर जा रहा हूं। तो बच्चे एक होता था एडिशनल कैपिटल, एक होता था विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। एक होता था एडिशनल कैपिटल, एक होता था विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो विथड्रॉल ऑफ कैपिटल बच्चे मेरे फर्म से जा रहा है, तो अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग जा रहे होते तो तब हम क्या करते थे? इसको माइनस करते थे। बट बच्चे अब हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट और डिस्कस करने के लिए आ गया कि सर दो शब्द का मेरे को मतलब बताइए, ठीक है। दो शब्द का मेरे को मतलब बताइए कि सर ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या फर्क है? सर ड्राइंग्स भी हम घर लेके पैसा जा रहे हैं और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हम लोग घर लेके पैसा जा रहे हैं।
तो बच्चे ड्राइंग्स मेरे साथ लिखना है यहाँ पे। ड्राइंग्स जो होती है, थोड़ा सा स्पेस देकर, ड्राइंग्स जो होती है हमारी, वो बच्चे टेम्पररी नेचर की होती है। जब जरूरत हुई हम लोग लेकर चले गए, ठीक है। जब जरूरत हुई तब हम लोग क्या किया, हम लोगों ने लेके चले गए, ठीक है। पर बच्चे जो हमारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है वो हमारा रेगुलर नेचर का नहीं होता है। हम लोग एक बार क्या करते हैं, ले गए तो वो बच्चे पैसे लेके हमेशा के लिए चले गए, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हम लोग रेगुलर बेसिस में नहीं करते। ड्राइंग्स बच्चे हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, क्योंकि वो उससे हमें क्या करना होता है, अपने घर के खर्चे पूरे करने होते हैं। तो बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल मेरा क्या होता है, परमानेंट नेचर का होता है, ठीक है। परमानेंट नेचर का होता है, ठीक है। और बच्चे जो हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स का इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन में पड़ता है। मतलब हम लोग ड्राइंग्स को कंसिडर करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के लिए। बट बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है उसका कैलकुलेशन, उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो बच्चे ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल मेरा क्या होता है, टेम्पररी नेचर का होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है, मेरा परमानेंट नेचर का होता है। और ड्राइंग्स जो होती है वो मेरी क्या होती है, टेम्पररी नेचर की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे और आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड कर रखा था, विड्रॉल ऑफ कैपिटल मैंने ऐड कर रखा था, ड्राइंग्स मैंने ऐड कर रखा था। फिर बच्चे हम लोग ऐड करते हैं इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम इसमें ऐड कर दें तो बच्चे हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग जा सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चे हम लोग इसमें क्या ऐड कर दें, शेयर ऑफ लॉस। अगर बच्चे मेरा लॉस आ रहा है, ठीक है, लॉस आ रहा है, तो लॉस अगर मैं ऐड कर दूं तो बच्चे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, क्लोजिंग से ओपनिंग जा सकता हूँ, ठीक है। फिर बच्चे मेरे को कुछ चीजें लेस करनी होती हैं, क्या क्या, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो बच्चे मेरे को एडिशनल कैपिटल क्या करना होता है, लेस करना होता है। फिर बच्चे मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्या करना होता है, लेस करना होता है। बच्चे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरे को क्या करना होता है, लेस करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरे को क्या करना होता है, लेस करना होता है। और बच्चे सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन भी मेरे को क्या करना होता है, लेस करना होता है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कुछ दे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है, तो ये सब चीजें मैं माइनस करूंगा और ये सब चीजें मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो बच्चे क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए, ठीक है, जितने भी आइटम्स मेरे कैपिटल को रिड्यूस करते हैं वो मेरे को ऐड करने हैं, और जितने भी आइटम्स मेरे कैपिटल को इंक्रीज करते हैं वो मेरे को क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो बच्चे ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे मैं अपने ओपनिंग कैपिटल पर क्या कर सकता हूँ, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, जो भी मैं कैलकुलेट करूंगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ओपनिंग कैपिटल मालूम होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। फिर बच्चे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें क्या करना होता है, उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। उसमें मैं ऐड कर दूं, उसमें अगर मैं ऐड कर दूं क्या, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और बच्चे मैं लेस कर दूं अगर एडिशनल कैपिटल मैं लेस कर दूं, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो बच्चे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल मेरा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन ही होते हैं? हाँ जी बच्चे, हाँ, इससे भी ये 2 ट्रांजैक्शन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होते हैं। सर ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल मेथड होते क्या है? बच्चे समय आने दो, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे मेरे साथ कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन करो। तो एग्जांपल नंबर 1 बच्चे यहाँ पे लिखना, मेरे साथ एक छोटा सा चार्ट बनाना, ठीक है। तो बच्चे आज क्या है, 1 अप्रैल 2019 है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 है। और बच्चे जो मेरा ईयर है वो कब एंड होता है, 31 मार्च 2020, ठीक है। और बच्चे मैं क्या हूँ, इस बिजनेस का
ओनर हूँ, ठीक है, इस बिजनेस का ओनर हूँ, या कह सकता हूँ इस बिजनेस का पार्टनर हूँ। तो बच्चे मैं जो ये पार्टनर हूँ, मैंने क्या करा, फर्म में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो बच्चे मैं कैपिटल जो लेकर आया हूँ वो कितना है, 1 लाख रुपीज़ का मैंने कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को मैंने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और बच्चे मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करा, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करा। और क्वेश्चन कहता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12% पर एनम दे रखा है, तो बताओ भाई कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं 12% पर एनम निकालूं और पूरे साल का निकालूं, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स होते हैं। तो बच्चे मेरे को पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो 1 लाख का अगर मैं 12% निकालता हूं तो बच्चे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज आ जाएगा। सर ये तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन था, क्या इतने इजी कैलकुलेशंस आते हैं? नहीं बच्चे नहीं, अभी हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चे मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे साथ नोट करना और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारा, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल कितना दे रखा हुआ है, ₹2 लाख। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल कितना दे रखा है, 2 लाख। एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई, एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई कितना है, 2 लाख। चलो एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई चेंज कर लो आप लोग, 50,000 रुपीज कर लो, 2 लाख नहीं है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई कितना है, 50,000 रुपीज। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 दिसंबर कितना है, 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज का मैंने क्या करा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा। फिर बच्चे मैंने क्या करा, फिर से एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई कुछ लेकर आया मैं, कितना लेकर आया, 15,000 रुपीज में लेकर आया, ठीक है। 15,000 रुपीज में लेकर आया और क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2019-20, ठीक है, 2019-20। मेरे को क्या निकालना है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ एक डायग्राम आप लोग भी बना लो। देखो बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है। तो बच्चे जितना स्लोली मैं अभी बता रहा हूँ इतना स्लोली हमें एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, चीज़ को समझ रहे हैं, तो जितनी भी गलती करनी है हमें ड्यूरिंग द क्लासेस करनी है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने में हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। जब बच्चे हम लोग परफेक्ट बन जाएंगे ना, तो हम लोग कोई भी एक भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारा जो कैपिटल का बैलेंस था वो कितना था, 2 लाख रुपीज था, ठीक है। 1 अप्रैल को मेरा कैपिटल का बैलेंस था वो कितना था, 2 लाख रुपीज था। फिर बच्चे मैंने 31 जुलाई को मैं एडिशनल कैपिटल लेकर आया हूँ, कितना, 50,000 रुपीज का मैं एडिशनल कैपिटल लाया हूँ। और बच्चे मैं 1 दिसंबर को 30,000 रुपीज का कैपिटल मैं घर लेके चला गया हूँ, ठीक है। और बच्चे फिर से मैं 31 जनवरी को मैं फिर से 15,000 रुपीज घर से ले आया हूँ। तो बच्चे यहाँ पे मेरा 31 मार्च को कितना कैपिटल होना चाहिए, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, 31 मार्च को मेरा यहाँ पे कितना कैपिटल होना चाहिए। तो बच्चे मेरे को क्या करना है, जिस दिन मैं कैपिटल लेकर आया हूँ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस दिन अपना बैलेंस निकालने की कोशिश करूंगा, मेरे कैपिटल का टोटल बैलेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 31 मार्च का अगर मैं बैलेंस लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, तो 2 लाख प्लस 50,000, 250 माइनस 30, 220 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 220 प्लस 15 हो जाएगा 2,35,000 रुपीज, ठीक है। ये तो मेरा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। अब बच्चे समझने की कोशिश करना
2 लाख रुपए का कैपिटल मेरा ओपनिंग था, तो बच्चे 50,000 रुपए मैं लेकर आया, तो अब मेरा कैपिटल कितना हो गया होगा? 2,50,000 रुपए हो गया होगा। फिर बच्चे मैं 30,000 रुपए घर लेकर गया हूं, तो बच्चे मेरा कैपिटल कितना हो गया होगा? 2,20,000 रुपए हो गया होगा। और बच्चे मैं फिर से 15,000 लेकर आया हूं, तो कितना कैपिटल हो गया होगा? 2,35,000 रुपए हो गया होगा। हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा बच्चे, मेरे को बताना। फिर समझने की कोशिश करना, जो 2 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है वो बच्चे इस पीरियड का है, ठीक है, इस पीरियड का 2 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है। तो बच्चे मेरे को 2 लाख पे इंटरेस्ट इस पीरियड का मिलना चाहिए। अगर मैं पीरियड निकालना चाहूँ तो कितना निकल के आएगा? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। बच्चे 4 मंथ्स ये निकल के आए, 4 मंथ्स ये होने चाहिए, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। फिर बच्चे 31 जुलाई को जो मेरा कैपिटल है वो कितना हो गया? 2,50,000 रुपीज हो गया। मेरा 31 जुलाई को जो कैपिटल हो गया वो कितना हो गया? 2,50,000 हो गया। तो बच्चे अब मेरे को इंटरेस्ट 2,50,000 पे मिलना चाहिए ना। मेरे को इंटरेस्ट जो है वो अब कितने पे मिलना चाहिए? 2,50,000 रुपीज में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बच्चे मेरा जो 2,50,000 का कैपिटल है वो इस पीरियड के बीच में रहा होगा, मतलब 31 जुलाई से लेके 1 दिसंबर 2012 तक रहा होगा। तो बच्चे मेरे को 2,50,000 पे इंटरेस्ट कितने मंथ्स का मिलना चाहिए? अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा? तो बच्चे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो बच्चे ये कितने मंथ्स हो गए? 4 मंथ्स हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए? 4 मंथ्स हो गए। फिर बच्चे मेरा 1 दिसंबर को कैपिटल अब कितना हो गया है? 2,20,000 रुपीज। तो बच्चे मेरे को जो इंटरेस्ट है आगे का वो 2,20,000 रुपीज में मिलना चाहिए। पर बच्चे मेरा यहाँ पे 31 मार्च को फिर से कैपिटल चेंज हो गया, तो बच्चे मेरे को 2,20,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो सर हमने यहाँ पे फिर से पीरियड कैलकुलेट करा, तो सर कितने महीने निकल गया? तो बच्चे दिसंबर और जनवरी कितने मंथ्स हो गए? 2 मंथ्स हो गए, ठीक है। कितने मंथ्स हो गए? 2 मंथ्स हो गए। उसके बाद सर हमारा जो कैपिटल है वो कितना हो गया? 2,35,000 रुपीज हो गया ऑन 31 जैन। तो बच्चे अब 31 जैन से लेके 31 मार्च तक जो भी टाइम पीरियड बचा उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलना है। तो बच्चे 2,35,000 पे मेरे को 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बच्चे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे टोटल कितने 12 मंथ्स का ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब मैंने जो पीरियड्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 12 मंथ्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि हमें किस कैपिटल पे कितने महीने का इंटरेस्ट देना है वो हमने सही निकाला है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अगर बच्चे मेरे को ये चीज समझ में आ गई तो मैं कैलकुलेट करता हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा अमाउंट जिसपे मेरे को क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। और बच्चे पीरियड मैं किस पे कैलकुलेट कर रहा हूं? तो इन मंथ्स कर रहा हूं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इन मंथ्स, ठीक है। और बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा क्या? इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा 2 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख रुपीज। मैंने यहाँ पे लिखा 2,50,000 रुपीज, ठीक है, 2,50,000। फिर बच्चे मैंने लिखा 2,20,000 और मैंने यहाँ पे लिखा क्या? 2,35,000, ठीक है, 2,35,000। तो बच्चे 2 लाख पे मैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दे रहा हूँ? 4 मंथ्स का। 250 पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 4 मंथ्स का, ठीक है। 2,20,000 पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 2 मंथ्स का, और 235 पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 2 मंथ्स का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया अमाउंट इनटू पीरियड इनटू रेट का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 12। बच्चे फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? अमाउंट इनटू पीरियड इनटू रेट का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 2 लाख इंटू 4 का 12% डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे ये कितना निकल के आएगा? 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट ही आया, ठीक है। फिर 2,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 का 12% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा? 10,000 रुपीज ही आएगा, ठीक है, 10,000 रुपीज ये निकल के आएगा। फिर बच्चे 2,20,000 पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइडेड बाय अगर मैं 12 करता हूँ तो कितना आएगा? 4,400 रुपीज आएगा। और बच्चे 2,35,000 पे 2 मंथ्स का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा? 4,700 आएगा।
तो बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कितना निकल के आएगा, 8,000 रुपीज़ प्लस 10,000 प्लस 4,400 प्लस 4,700। तो बच्चे ये कितना निकल के आया, 27,100 आ गया। ठीक है, 27,100 का इंटरेस्ट निकल के आया। तो चलो बच्चे, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं एक और एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ नोट करिएगा प्लीज़। एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा हुआ है वो मेरे साथ नोट करिएगा। तो ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल कितना दे रखा हुआ है, 4 लाख रुपीज। ठीक है, एडिशनल कैपिटल एज ऑन 31 मई कितना है, 50,000 रुपीज। फिर बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 30th जून कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 रुपीज ये दे रखा हुआ है। फिर बच्चे मैंने फिर से लिखा विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज ये भी दे रखा हुआ है। फिर बच्चे एडिशनल कैपिटल ऑन 1 दिसंबर कितना दे रखा हुआ है, 40,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल दे रखा है ऑन 1 दिसंबर। फिर बच्चे लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स ऑन 31 जैन कितना दे रखा हुआ है, 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 रुपीज दे रखा हुआ है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ऑन 31 मार्च दे रखा हुआ है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल ऑन 31 मार्च दे रखा हुआ है कितना, 20,000 रुपीज। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 24% पर एनम, और ब्रैकेट में लिखते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर अभी आपने फिक्स कैपिटल मेथड नहीं बताया। बच्चे फिक्स कैपिटल मेथड में अभी जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था तो एक बात बताई थी कि हम लोग उसमें ड्राइंग्स कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें भी मेरे को ड्राइंग्स कंसिडर नहीं करती होंगी, बस ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपको फिक्स कैपिटल मेथड में ड्राइंग्स दे दे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स कैपिटल मेथड में ड्राइंग्स का कोई भी रोल नहीं आता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग ड्राइंग्स का एक सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम लोग अभी आगे चल के जब हम लोग ये दोनों कैपिटल्स डिस्कस करेंगे तब हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो चलो बच्चे फिर से मेरे साथ एक चार्ट बनाओ, और बच्चे यहाँ पे लिखो 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को मेरा जो कैपिटल है वो कितना है, 4 लाख रुपीस है। ठीक है, 4 लाख रुपीस है। फिर बच्चे मैं 31 मई को 50,000 रुपीज का एडिशनल कैपिटल लेकर आया। ठीक है, 31 मई को मैं 50,000 रुपीज का एडिशनल कैपिटल लेकर आया, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो मैंने करी है वो कब करी है, 30 जून को करी है। तो 30 जून को मैंने विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो करा है वो कितना है, 15,000 रुपीज का विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है। फिर बच्चे मैंने 1 अक्टूबर को मैंने फिर से विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा, और इस बार जो करा है वो कितना है, 1 लाख रुपीज का कर रखा है। ठीक है, फिर बच्चे मैंने 1 दिसंबर को मैंने क्या करा है, एडिशनल कैपिटल मैं लेकर आया हूँ, कितना लेकर आया हूँ, 40,000 रुपीज लेकर आया हूँ। ठीक है, फिर बच्चे ड्राइंग्स ऑन 31 जन, तो ड्राइंग्स बच्चे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कभी भी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चे उसके बाद मेरा 31 मार्च को लेकर आया हूँ, तो 31 मार्च को मैं एडिशनल कैपिटल जो लेकर आया हूँ वो कितना है, 20,000 रुपीज में लेकर आया हूँ। ठीक है, अब बच्चे मेरे को
1 अप्रैल को जो मेरा बैलेंस होगा वो कितना होगा, 4 लाख रुपीज़ का होगा, ठीक है। फिर 31 मार्च को मेरा जो बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 4,50,000 रुपीज़। फिर बच्चे मेरा 30 जून को जो बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 4,35,000 रुपीज़। और बच्चे मेरा जो 1 अक्टूबर को बैलेंस होगा वो कितना होगा, 3,35,000 रुपीज़। और बच्चे मेरा जो 1 दिसंबर को बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3,75,000 रुपीज़। और बच्चे जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3,95,000 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जिस जिस दिन कैपिटल में मेरे ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस दिन का मैंने क्या करा, बैलेंस निकाल लिया। अब बच्चे मैंने बैलेंस निकाल लिया, तो अब मेरे को क्या करना है, कौन से बैलेंस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, अब वो मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि कौन से बैलेंस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये मेरे लिए अब कैलकुलेशन का पार्ट है। तो बच्चे मेरे को 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक 4 लाख रुपीज़ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो बच्चे जो ये पीरियड निकल के आएगा वो कितना होगा, 2 मंथ्स। फिर बच्चे जो 31 मई से 30 जून तक का पीरियड है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे जो बैलेंस, जिस बैलेंस पे मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो क्या है, 4,50,000 रुपीज़। तो बच्चे ये जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 1 मंथ। फिर बच्चे 30 जून से 1 अक्टूबर तक कितने मंथ्स होंगे, तो अगर बच्चे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितने निकल के आएंगे, जुलाई अगस्त और सितंबर। जुलाई अगस्त और सितंबर तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, 3 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर के बीच में कितने मंथ्स आ जाएंगे, तो बच्चे अक्टूबर और नवंबर तो कितने हो जाएंगे, 2 मंथ्स। और बच्चे 1 दिसंबर से 31 मार्च अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 4 मंथ्स। तो बच्चे मैं इसका टोटल करता हूँ और चेक करता हूँ 12 मंथ्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चे 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8 और 8 + 4 12 मंथ्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 मंथ्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 12 मंथ्स यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चे मैंने सब कुछ जो कैलकुलेट करा वो सही करा है। तो अब मेरे को क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके ख़त्म करना है। तो अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट, अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट। तो बच्चे अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपीज़ पे मेरे को देना है, 4,50,000 रुपीज़ पे मेरे को देना है, 4,35,000 रुपीज़ पे मेरे को देना है, 3,35,000 रुपीज़ पे मेरे को देना है, 3,75,000 रुपीज़ में मेरे को देना है। और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 3,95,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 3,95,000 रुपीज़ का हो चुका है। तो सर हम लोग इसका कैलकुलेशन शुरू करें। हाँ बच्चे हाँ शुरू करो, आपको मेरे से आगे बढ़ के चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मंथ्स, ये हो जाएगा 1 मंथ, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स। और बच्चे ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बच्चे जो 31 मार्च का बैलेंस है और 31 मार्च को अगर हम लोग क्लोज करें तो बच्चे एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब चलो बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, अमाउंट इंटू पीरियड इंटू डेट क्या दे रखा हुआ है 24% डिवाइडेड बाई 12। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 4 लाख पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट 24% के रेट से डिवाइडेड बाई 12। तो बच्चे ये आ जाएगा 16,000 रुपीज़, ठीक है, 16,000 रुपीज़। 4,50,000 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट 24% के रेट से डिवाइडेड बाई 12 अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज़। बच्चे फिर 4,35,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 24% के रेट से डिवाइडेड बाई 12 करता हूँ तो बच्चे कितना आ जाएगा, 26,100 रुपीज़ आ जाएगा। फिर बच्चे 3,35,000 पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट 24% के रेट से डिवाइडेड बाई 12 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 13,400 रुपीज़ आ जाएगा। और बच्चे 3,75,000 पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट 24% के रेट से डिवाइडेड बाई 12 करता हूँ तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। और बच्चे ये तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो बच्चे मेरा जो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा वो कितना आएगा, तो 16,000 प्लस 9,000 प्लस 26,100 प्लस 13,400 प्लस 30,000। तो बच्चे जो मेरा रेट जो मेरा इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना आएगा, 94,500 रुपीज़ आना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 94,500 आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो मेरे से तो इसको प्लीज़ सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो जी एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है,
कि एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दे रखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल on 31st March 20, closing capital on 31st March 20, rupees 10 lakh, closing capital कितना दे रखा है on 31st March 20, rupees 10 lakh, additional capital on 1st Jan 20 कितना दे रखा हुआ है rupees 2 lakh। फिर बच्चे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है 40,000 रुपीज दे रखा है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 40,000 रुपीज दे रखा है। फिर बच्चे ड्राइंग्स ऑन 31st अक्टूबर 2019। ठीक है, ड्राइंग्स ऑन 31st अक्टूबर 2019 कितना दे रखा है 20,000 रुपीज दे रखा हुआ है। फिर बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1st अक्टूबर 2008 को दे रखा है कितना 60,000 रुपीज। ठीक है, 60,000 रुपीज दे रखा है। ठीक है, फिर बच्चे एडिशनल कैपिटल जो दे रखा है, एडिशनल कैपिटल जो दे रखा है ऑन 30th जून कितना दे रखा है 70,000 रुपीज दे रखा है। फिर बच्चे ड्राइंग्स ऑन 1st में जो दे रखी है वो कितनी है 10,000 रुपीज दे रखी है। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो चलो बच्चे हम लोग कोशिश करते हैं इसको कैलकुलेट करने की। ठीक है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बच्चे मैंने आप लोगों को पहले ही इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखा रखा है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो बच्चे मेरे को क्वेश्चन जो शुरू करना है तो उसके लिए मेरे को क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले चाहिए। तो इस बार मेरे को पूरे का पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करना है। ठीक है, पूरा का पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीज, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीज। इसमें बच्चे मैं क्या करूंगा विथड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स ऐड करूंगा। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा ऐड ड्राइंग्स। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा ऐड ड्राइंग्स, और बच्चे मैंने जो ड्राइंग्स कर रखी है एक बार मैंने करा था 31st अक्टूबर 2019 में, और एक बार जो मैंने ड्राइंग्स करी है वो कब करी है 1 मई 2019 में। ठीक है, 2 बार मैं क्या कर चुका हूँ ड्राइंग्स कर चुका हूँ। तो बच्चे जो मैंने ड्राइंग्स करी थी एक बार करा है 20,000 रुपए की ड्राइंग्स, एक बार बच्चे मैंने करी है कितने 10,000 रुपीज की ड्राइंग्स। तो बच्चे टोटल ड्राइंग्स मैंने जो करी है 30,000 रुपीज की वो मैंने ऐड कर दी। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा ऐड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो मैंने कर रखा है वो एक ही बार करा है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो मैंने कब करा है 1 अगस्त को मैंने कर रखा है। तो कितने रुपए का कर रखा है 60,000 रुपीज का कर रखा है, वो भी मैंने क्या करा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लेस क्या करा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 40,000 रुपीज का मेरा क्या था शेयर ऑफ प्रॉफिट था। फिर बच्चे मैंने एक और चीज लेस करी, वो क्या थी मेरी एडिशनल कैपिटल। बच्चे मैंने एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस कर रखा है ये मेरे को आप बता दो। तो बच्चे मैंने एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करा है वो एक मैंने कर रखा है 1 जनवरी 20 को। कितने का इन्वेस्ट कर रखा है मैंने 1 जनवरी 20 को 2 लाख रुपीज का। ठीक है, 2 लाख रुपीज का मैंने एक ये एक एडिशनल कैपिटल दिया है, और 30th जून 2019 को मैंने कितना एडिशनल कैपिटल लगाया 70,000 रुपीज। ठीक है,
अगर मैं टोटल एडिशनल कैपिटल देखना चाहूँ तो कितना आएगा, 2,70,000 रुपीज़ का आ जाएगा। 2,70,000 रुपीज़ का टोटल एडिशनल कैपिटल आ जाएगा। तो बच्चे मेरा का ओपनिंग कैपिटल अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग कैपिटल में मैं ऐड कर दूंगा कितना, 30,000 प्लस 60,000। तो बच्चे 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000, 2,70,000। तो बच्चे कितना निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल मेरा, 7,80,000 रुपीज़ मेरा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना निकल के आ जाएगा, 7,80,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो चलो बच्चे अब थोड़ा सा अपना बुकलेट का उससे मैं थोड़े से और क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। Their capitals at the end of the year were rupees 24,000 and 18,000 respectively. During the year, Ram's drawings and Mohan's drawings were rupees 4,000 and 6,000 respectively. Profit before charging interest on capital during the year was rupees 16,000. Calculate interest on capital at the rate of 5% per annum for the year ended 31st March 2018. ठीक है, चलो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जब क्वेश्चन को रीड किया तो मैंने सबसे पहले एक बात नोटिस करी कि कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखे हुए हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखे हैं और हमने पढ़ा है कि हम लोग हमेशा इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं और इन लोगों ने मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। बट सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया है। तो चलो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, दो पार्टनर्स हैं मेरे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे मेरे दो पार्टनर्स हैं, एक है राम और एक है बच्चे मोहन। ठीक है, एक है राम और एक है मोहन। मैंने यहाँ पे लिखा क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चे राम का जो कैपिटल है वो कितना दे रखा हुआ है, 24,000। और बच्चे जो मोहन का कैपिटल है वो कितना दे रखा हुआ है, 18,000 रुपीज़ दे रखा हुआ है। फिर बच्चे मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी और कुछ चीज़ें लेस करी। बच्चे मैं ऐड क्या करूँगा, जो ड्राइंग्स इन लोगों ने कर रखी हैं। तो बच्चे ड्राइंग्स कितनी निकल के आ रही हैं राम और मोहन की। तो बच्चे राम और मोहन की जो ड्राइंग्स दे रखी हुई हैं वो दे रखी हैं 4,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़। फिर बच्चे प्रॉफिट जो दे रखा है वो भी तो इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। बच्चे जो प्रॉफिट दे रखा है कितना दे रखा है, 16,000 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, 16,000 रुपीज़ दे रखा है। और क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या, तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चे 1:1 मैंने माना और मैंने 8,000 रुपीज़ यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक है, 8,000 रुपीज़ यहाँ पे लेस कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चे मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग कैपिटल। बच्चे ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज़ और 16,000 रुपीज़। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 और 16,000। ठीक है, फिर बच्चे मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है, 5% पर एनम। 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो बच्चे 5% अगर मैं 20,000 रुपीज़ का निकालता हूँ, 20,000 रुपीज़ का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। और बच्चे 16,000 रुपीज़ पे अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 800 रुपीज़ आ जाएगा। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 1,000 और 800 रुपीज़। ठीक है, तो मैं 20,000 और 16,000 पे पूरे एक साल का इंटरेस्ट निकाल लूँगा क्योंकि वो मेरा क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। तो सर हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया और हमें ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया। तो चलो बच्चे और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A and B started business on 1st April 2017 with capitals of rupees 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2017,
they decided that their capital should be rupees 12 lakh each. The necessary adjustments in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2018. तो मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके निकालना है ए और बी का. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं. तो बच्चे समझने की कोशिश करना है, ये कौन है, ए, और ये बच्चे बी, ए और बी. बच्चे ए का जो ओपनिंग कैपिटल दे रखा हुआ है वो कितना है, 15 लाख रुपीस है. और बच्चे ये ऑन 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपीस घर लेके चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड करा है कि जो इनका कैपिटल होना चाहिए वो 12 लाख रुपीस होना चाहिए. तो बच्चे ये 3 लाख रुपीस घर लेके चले गए, तो इनका कैपिटल यहाँ कितना हो गया, 12 लाख रुपीस हो गया. ठीक है. सिमिलरली बी का जो कैपिटल है वो यहाँ पे 9 लाख रुपीस है. और बच्चे ये 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपीस लेकर आ गए, तो इन्होंने क्या डिसाइड करा था, दोनों का कैपिटल 12 लाख रुपीस होना चाहिए. अब बच्चे समझने की कोशिश करना कि जो ये 15 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मंथ्स के लिए मिलेगा, ये है 6 मंथ्स. और बच्चे ये 6 मंथ्स पे 12 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा. और बच्चे यहाँ पे 6 मंथ्स पे 9 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, और 6 मंथ्स पे 12 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. तो हमने इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया. अब बच्चे हमें क्या करना है, सिंपल एक कैलकुलेशन करके दिखा देना है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए. तो चलो बच्चे इस बार सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं किसका कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ए का. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं किसका कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ए का. तो 15 लाख पे 15 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8% पर एनम. ठीक है. 6/12 प्लस 12 लाख पे 8%, 6/12 ये होना चाहिए. तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 15 लाख का 8%, 15 लाख का अगर मैं 8% निकालता हूं तो कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2. तो ये निकल के कितना आया, 60,000 रुपीस. प्लस अगर मैं 12 लाख रुपीस का अगर मैं 8% निकालता हूँ और डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो कितना आएगा, 48,000 रुपीस. तो बच्चे ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो कितना बना, रुपीज़ 1,08,000 रुपीस बन गया. ठीक है. 1,08,000 रुपीस किसका बना, ए का बना. और सिमिलरली बच्चे अगर मैं बी का निकालता हूँ तो 9 लाख रुपीस पे 8%, 6/12 प्लस 12 लाख पे 8% इंटू 6/12. ठीक है. 9 लाख का अगर मैं 8% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 72,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ अगर तो कितना आ जाएगा, 36,000 रुपीस आ जाएगा. ठीक है. 36,000. और बच्चे ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ कितना, 48,000 रुपीस. ठीक है. तो 48 प्लस 36 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 84,000 रुपीस हो जाएगा. ठीक है. 84,000 रुपीस हो जाएगा. तो बच्चे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का निकाल लिया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ रहा है 1,08,000 रुपीस और बी का आ रहा है 84,000 रुपीस. ठीक है. तो बच्चे ये 2 क्वेश्चंस मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सॉल्व किए. तो बच्चे और क्वेश्चंस पे जाने से पहले मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाने पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. मतलब मेरे को पहले अब कैपिटल अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा. और बच्चे मेरे को कुछ जर्नल एंट्रीज बतानी पड़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है. तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो चलो बच्चे अब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम. तो बच्चे जब हम लोग अभी तक छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाते थे, तो बच्चे कभी भी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो मेरे को ओपनिंग कैपिटल दिया होता था, उसमें मैं नेट प्रॉफिट ऐड कर देता था, या फिर नेट लॉस होता था तो मैं लेस कर देता था, और इसमें मैं ड्राइंग्स माइनस कर देता था, तो मेरा क्या आ जाता था, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था. या फिर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा था तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था. और बच्चे मेरे उसमें
उतने से ही मेरा काम चल जाता था, मैं बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करके ये सब चीज़ें कर लेता था। बट बच्चे अब क्या हुआ है कि लोग बढ़ गए मतलब पार्टनर्स आ गए। तो पहले मैं क्या कर रहा था, एक बंदे की रिकॉर्डिंग कर रहा था, अब मैं किसकी कर रहा हूँ, जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स की मेरे को अब रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। हो सकता है 3 पार्टनर्स हो सकता है 4 पार्टनर्स हो, जितने भी पार्टनर्स हो उनकी अब मेरे को क्या करनी, रिकॉर्डिंग करनी है। तो बच्चे मेरे सारे पार्टनर्स का मेरे को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरे पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होंगे मेरे को सबका इंडिविजुअली एक क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये बच्चे 2 सिचुएशंस में मतलब 2 सिस्टम्स में बनाते हैं। ठीक है, 2 सिस्टम्स में बनाते हैं। जो बच्चे पहला सिस्टम हमारा होता है, वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो बच्चे अभी तक जो हम लोगों ने जितने भी कैपिटल अकाउंट्स बनाए, ठीक है, जितने भी कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, प्रोप्राइटरशिप के केस में क्यों नहीं, तो बच्चे वो आज तक हम लोगों ने जितने भी कैपिटल अकाउंट्स बनाए वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर ही बनाए। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर ही बनाए। हमें अभी आज तक पता नहीं था कि हम लोग जो कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर बना रहे हैं। तो ये बात आज हम लोगों को ये बात जाके पता चल रही है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, और इसके अंदर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे मेरे साथ इसके नीचे लिखना, कैपिटल बैलेंसेस एज वेल एज capital balances as well as all the adjustments are recorded in this account only, are recorded in this account only, and this account can have a credit as well as debit balance. In this account can have a credit as well as debit balance. सर इसका क्या मतलब होगा? बच्चे जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो बच्चे कुछ उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, और कुछ चीज़ें उसमें से लेस करते हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेस करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करते हैं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग लेस करते हैं। तो बच्चे जब हम लोग लेस करके जो हमारा फाइनल का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है, हो सकता है जो हमारी ड्राइंग्स हैं, जो हमारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, हो सकता है वो इन एक्सेस ऑफ कैपिटल हो जाए। तो बच्चे इन एक्सेस ऑफ कैपिटल हो जाएगा, तो बच्चे मेरा जो होगा कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जनरली होता नहीं है, बट हो सकता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में हमारे कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। बट बच्चे अगर हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में आते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में आते हैं, तो बच्चे हमें 2 तरीके के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में हमें 2 तरीके के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक तो बच्चे हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, और बच्चे एक हमारा होता है क्या, करंट अकाउंट। सबसे पहले बच्चे समझने की कोशिश करो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चे क्या होता था कि हमारा जो एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस जो चल रहा है, तो उसमें लेट्स टेक 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनिशियली ओपनिंग कैपिटल कुछ इन्वेस्ट करते हैं, और बच्चे ड्यूरिंग द ईयर ये लोग बहुत ट्रांजैक्शंस करते हैं, बार बार ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, बार बार ड्राइंग्स कर रहे हैं, बार बार ड्राइंग्स कर रहे हैं। उसके बाद जो ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, सैलरी आ रहा है, कमीशन आ रहा है। तो बच्चे ड्यूरिंग द ईयर जब हम लोग ईयर एंड में पहुंचते हैं, ठीक है, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं कि हमारा जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और बच्चे
जो हमने इनिशियल कंट्रीब्यूशन करा होता है वो हमें क्लोजिंग में दिख ही नहीं पाता। इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो हमने कर रखा होता है वो हमें दिखता ही नहीं है। तो बच्चे हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये किसी एक पॉइंट पे मालूम होना चाहिए कि हमारे पार्टनर्स ने एक्चुअली में इनिशियली में कितना कैपिटल बिजनेस में लगा रखा है, अदर देन देयर टेम्पोररी ड्राइंग्स और किसी और तरीके के ट्रांजैक्शन जो भी हम लोग ड्यूरिंग द ईयर में कर रहे हैं। अगर उसको मैं एक्सक्लूड कर दूं, अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं तो उसके अलावा पार्टनर्स ने कितना कैपिटल मतलब इनिशियली लगा रखा है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि चलो भाई जितने भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट अकाउंट बना लेता हूँ और उसका नाम बोल देता हूँ करंट अकाउंट। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। मतलब इन दिस amount of capital generally remains the same. In this amount of capital generally remains the same, and this account will always have credit balance, and this account will always have credit balance. और बच्चे करंट अकाउंट हमारा क्या होता है? all the adjustments like interest on capital, salary, profit, etc. are recorded in this account, and this account can have a debit or credit बैलेंस, एंड दिस अकाउंट कैन हैव अ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। तो बच्चे फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर दो अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में जो हम लोगों के डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, पार्टनर्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के साथ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हम लोग करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और बच्चे कैपिटल अकाउंट में बहुत ही लिमिटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ड्यूरिंग द ईयर सारे के सारे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में। ठीक है, अब बच्चे मेरे साथ फॉर्मेट बना लो। ठीक है, हम लोग कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाने होते हैं उसका हमें फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर मेरे को कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर मेरे को सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, वो कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ वो क्लब करके बनाता हूँ। ठीक है, क्लब करके बनाने होते हैं मेरे को। तो चलो बच्चे मेरे साथ इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बना लो। तो बच्चे आपके पास स्केल होना चाहिए इसके लिए। तो बच्चे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ क्या, जैसे कि दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स। दो पार्टनर्स कौन कौन से, ए बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स ए और बी। तो मैंने क्या करा, एक कॉलम एक्सटेंड कर लिया, मतलब कैपिटल अकाउंट्स मेरे को कंबाइन बनाने हैं जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, अपना टाइम सेव कर सकूँ। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट साइड और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्रेडिट साइड। ठीक है, और बच्चे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस में लेकर आया और मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर बच्चे मैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। सर ये बैंक अकाउंट आपने क्यों लिखा है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा एडिशनल कैपिटल। तो बच्चे एडिशनल कैपिटल अगर मैं लेकर आता हूँ तो बच्चे मेरे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करेगा तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट। और सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बच्चे एक चीज लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे लिख दिया। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा बाय
सैलरी। तो बच्चे सैलरी का जो भी बैलेंस है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सैलरी जो पार्टनर्स को मिल रही है, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सैलरी। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा बाय कमीशन, बाय कमीशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वो भी जो भी पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, ठीक है। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मैंने लिख दिया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सब जनरली एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। फिर बच्चे डेबिट साइड में क्या क्या आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखा मैंने ब्रैकेट में विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर बच्चे मैंने लिखा यहाँ पे टू ड्राइंग्स अकाउंट। मैं क्या करता हूँ, जो पार्टनर्स के ड्राइंग्स के अकाउंट होते हैं वो मैं अल्टीमेटली जाके उनके कैपिटल्स में एडजस्ट कर लेता हूँ, जो भी उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स कर रखी है। फिर बच्चे पार्टनर्स ने जो भी इंटरेस्ट पे करना है ड्राइंग्स में, वो भी मैं क्या करूंगा, इसमें डेबिट कर दूंगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मेरा लॉस आता है तो मेरे को लॉस क्या करना होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना होगा। फिर बच्चे जो भी मेरा बैलेंस बचेगा वो मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन मैं कर दूंगा, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन करके मैं कर दूंगा। तो बच्चे ये कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो डेबिट साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो क्या कहाँ पे आ जाते हैं, डेबिट साइड में आ जाता है। तो बच्चे ये होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जनरली ऐसा कुछ बन के निकलता है। फिर बच्चे चलो हम लोग अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखते हैं कि हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को कैसे बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे मेरे साथ लिखो, अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम यहां पे लिखो कैपिटल अकाउंट। क्विकली मेरे साथ कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लो आप लोग भी। तो बच्चे लिखो पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। बच्चे ये क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट साइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो सर इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं कैपिटल अकाउंट में, वो आप हमें बता सकते हैं क्या? हाँ बच्चे हाँ, मेरे साथ नोट डाउन करो। तो यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बच्चे यहाँ पे लिखो ओपनिंग कैपिटल जो होता है हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बैंक अकाउंट। तो बच्चे मैंने यहाँ लिखा ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। तो बच्चे जो भी एडिशनल कैपिटल होगा वो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। बच्चे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो टू बैंक अकाउंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो बच्चे जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर, बस उसमें ये दो ट्रांजैक्शन ही आते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लोज कर दिया अपना अकाउंट और लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, मेरा कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो बच्चे बस मेरे दो ट्रांजैक्शंस आते हैं, एक होता है एडिशनल कैपिटल का और जो एक होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल का। ठीक है, फिर बच्चे मेरे को क्या करना होता है, करंट अकाउंट बनाना होता है। तो चलो बच्चे मेरे साथ करंट अकाउंट भी बना लो। तो करंट अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स। बच्चे जो करंट अकाउंट होता है वो भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स का साथ साथ बनाते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अपना टाइम सेव कर सकें। तो पर्टिकुलर्स ए और बी। मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने यहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
और बच्चे मेरे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, अगर डेबिट बैलेंस है तो मैंने कहाँ लिखा, डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे जितने भी ट्रांजैक्शंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सारे कहाँ पे आएंगे, करंट अकाउंट पे आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब मैंने कहाँ लिख दिया, अपने करंट अकाउंट में, ठीक है। और बच्चे मैंने अपने डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और बच्चे मैं और क्या लिख सकता हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मेरा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा शेयर ऑफ लॉस। अगर लॉस आ रहा है तो मैं इधर साइड लिख सकता हूँ। फिर बच्चे जब मैं सारे के सारे ट्रांजैक्शंस नोट डाउन कर चुका हूँगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अगर मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है तो बच्चे इधर साइड आएगा, और बच्चे अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इधर साइड आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है, पूरे चांसेस होते हैं। तो हो सकता है डेबिट भी आए, हो सकता है क्रेडिट भी आए, हो सकता है एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ जाए, दूसरे पार्टनर का डेबिट आए, हो सकता है दोनों पार्टनर्स का डेबिट आ जाए, हो सकता है दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट आ जाए। तो पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो बच्चे ये सब ट्रांजैक्शंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम बनाते हैं, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल के ट्रांजैक्शंस करते हैं। और जब हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। वेयरएस अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो बच्चे ये दोनों अकाउंट्स मैंने बना रखे, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। तो बच्चे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों आ सकता है, बट वेयरएस फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों के लिए अब क्या है, एक होमवर्क है, ठीक है। एक होमवर्क है कि आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा होमवर्क है वो क्या है कि आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस लिखने हैं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो ये हमें कुछ डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर, ठीक है। मोर ओवर एक और क्वेश्चन आपको करना है जो आपका होमवर्क रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप भी आपको मालूम होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ये भी आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। तो एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस तो आपको इसके भी लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी हमने पूरी तरह से समझ लिया है, ठीक है। तो चलो बच्चे फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने आज जो सबसे पहले समझा था सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट समझा था, ठीक है। तो उसमें कुछ 5 क्लॉसेस थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा, सैलरी कमीशन बोनस नहीं अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज करेंगे हम लोग पार्टनर से, मोर ओवर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, 6% पर एनम पे हो जाएगा। उस पे कुछ हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। फिर बच्चे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन सीखा, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करे, कुछ क्वेश्चंस भी अपने बुकलेट के सॉल्व करे। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग 2 सिस्टम्स फॉलो करते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में
हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल के ट्रांजैक्शंस आते हैं, करंट अकाउंट में बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आ जाते हैं। वेयरएज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, वेयरएज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो बच्चे थैंक यू, सी यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।